नमस्कार। आज की कहानी है इंतजार। शाम के 5 बज चुके थे, लेकिन माँ की पड़ोसनें उठने का नाम ही नहीं ले रही थीं। मैं चाह रही थी कि ये सब उठें तो माँ भी कुछ देर के लिए सुस्ता लें। बातचीत की जो भनक मेरे कानों में पड़ रही थी, उससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये सब माँ को टटोल रही हैं कि मैं अब तक यहाँ क्यों जमी हुई हूँ, अपने घर क्यों नहीं चली जाती। वो जानती हैं इन औरतों के जाने के बाद माँ को सिर में तेज दर्द शुरू हो जाएगा और वो वहीं सिर पर बाम लगाकर लेट जाएंगी। पिछले कुछ दिनों से यही सब तो चल रहा है। माँ इन औरतों से तो कुछ नहीं कह पाती और न ही मुझसे खुलकर ही बात कर पाती है, बस मन ही मन घुटती रहती है। फिर अचानक उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर हाई हो जाती है। माँ की ऐसी हालत देखकर मेरा मन भी दुखी हो जाता है। आखिर उन्हें दुख देने तो मैं यहाँ आई नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो पूरा विश्वास है कि वो मेरे कॉन्फिडेंस और स्वाभिमान की तारीफ ही करेंगी, जिससे मुझे मॉरल सपोर्ट ही मिलेगा। लेकिन मैं तो देख रही हूँ कि वो दिन पर दिन टूटती ही जा रही हैं। हाथ में पकड़ी पकड़ी पत्रिका लिए हुए सोचने लगती हूँ कि आखिर मैंने किया क्या है। माँ ने खुद कौन से कम दुख झेले हैं। घर वालों की इच्छा के विरुद्ध उन्होंने पापा से प्रेम विवाह किया था, लेकिन पापा को कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाई। बचपन में उसने देखा है, बात बेबात पापा की झिड़कियाँ खाने के बाद भी माँ हमेशा होंठ सिए रहती थी। न मुँह से कभी एक भी शब्द निकलता, न ही बोल ही कोई फूटता। आहत होकर कमरे के किसी भी कोने में जाकर माँ की आंखों से आंसुओं की कोर भीगने भी लगती तो पापा और भी लाल पीले होने लगते। खबरदार, जो कभी रोई तो अभी तो मैं जिंदा हूँ, मर जाऊँगा तो पूरी उम्र रोती रहना। मैं बुरी तरह सहम जाती। आखिर माँ ने पापा जैसे कठोर, शुष्क और निर्मोही इंसान से कैसे प्रेम विवाह कर लिया। कुछ बड़ी हुई तो माँ से सीधे ही पूछ लेती, माँ हर समय क्यों इनकी डांट फटकार सुनती रहती हो, अलग क्यों नहीं हो जाती। अगर कमा रही होती तब शायद अलग होने की बात सोच भी सकती थी। पता नहीं किस रो में माँ कह गई, लेकिन वो शब्द मेरे दिलो दिमाग में उतर गए। मैंने मन ही मन में फैसला किया, चाहे जो भी हो मैं आत्मनिर्भर बनूंगी, किसी की मोहताजी नहीं झेलूंगी। पापा तो ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहे। जो कुछ थोड़ा बहुत पैसा और ज़मीन जायदाद छोड़ गए थे, उसी के सहारे माँ ने घर चलाया, मुझे पढ़ाया लिखाया। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिली तो मन खुशी से झूम उठा। नौकरी के दौरान ही मेरी मुलाकात अनुराग से हुई, जो धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई और फिर शादी। अनुराग से शादी करने में मैंने जल्दबाजी नहीं की। पूरे 5 वर्ष लगाए थे उसे समझने में। फिर उसे समझने में मैं क्यों और कैसे चूक गई, ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। मुझे तो अनुराग समझदार और सुलझे हुए व्यक्तित्व का ही लगा था। सोच रही थी अनुराग भी मुझे अच्छी तरह समझ रहा है कि मैं कितनी स्वाभिमानी हूँ और शादी के बाद भी आत्मनिर्भर ही रहना पसंद करूँगी। तब तक तो वो यही कहता था कि मेरे इन्हीं गुणों से वो प्रभावित हुआ है। कुछ दिनों तक तो सब कुछ सहज गति से चल भी रहा था। माँ, रिश्तेदार सभी इस रिश्ते से खुश भी थे। फिर क्या, क्यों, कैसे हो गया? शादी के कुछ दिन बीतने के बाद ही लगने लगा कि अनुराग अब बदलने लगा है। थोड़ा गहराई से सोचा तो माँ की तरह सिर में दर्द होने लगा, चाय पीने की तलब होने लगी। तब तक मीनू चाय बनाकर ले आई। शायद मेहमानों की चाय का टाइम भी हो गया था। मेहमानों का ध्यान आते ही मन कसैला सा हो उठा। सोचने लगी, लोग दूसरों की जिंदगी के बारे में इतना क्यों सोचते हैं, क्यों नहीं उन्हें अपने तरीके से जीने देते। मैंने तो अनुराग से भी स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि मैं तो अपनी कुछ इच्छाओं को किसी के साथ बांट नहीं सकती।
अनुराग के साथ भी नहीं। लेकिन ये औरतें, अनुराग को जब पहली बार प्रमोशन मिला तब उसने मेरे नौकरी करने पर आपत्ति जताई। तभी से हम दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई थी। मैंने अपना पक्ष रखा। ठीक है, तुम्हारी तनख्वाह घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी है, लेकिन मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। घरेलू महिला बनकर जीवन नहीं जी सकती। कौन कह रहा है तुम्हें घरेलू महिला बने रहने को? अपना लिखना पढ़ना तो घर रहकर भी जारी रख सकती हो। अगर ताउम्र हम दोनों दौड़ भाग करते रहे तो ज़िंदगी का मज़ा जाता रहेगा। मेरी दिली तमन्ना है कि हमारा खुशनुमा घर हो, बच्चों की किलकारियों से घर के दरों दीवार गूंजें। बच्चे? मैं बुरी तरह चिढ़ गई। इन सब की जल्दी क्या है? एक बार ज़िंदगी सेटल तो हो जाने दो। उसके बाद अनुराग ने कुछ नहीं कहा। उसका ज़्यादा समय घर के बाहर ही बीतने लगा। मुझसे बात करता तो मतलब की बात करता और फिर चुप हो जाता। मुझे ऐसा लगा जैसे अनुराग मुझसे कटने लगा है। रोज़ रोज़ के झगड़ों का कोई हल निकलता दिख भी नहीं रहा था। हर दिन बहस होती। उस दिन मेरा बर्थडे था। घर का माहौल खुशनुमा बनाने के लिए या शायद मुझे खुश करने के लिए अनुराग एक भारी सा सूट ले आया। मैं देखते ही चिढ़ गई। इतना भड़कीला और चटकीला सूट! तुम जानते तो हो मैं ऐसे गहरे रंग पसंद नहीं करती। तो क्या हुआ, कभी मेरी पसंद के कपड़े भी पहन लो, कभी मेरी मर्जी से भी सज लो। अनुराग, मुझे किसी के दबाव में रहना पसंद नहीं। ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हें मेरी इच्छा अनिच्छा की कोई परवाह नहीं? जब भी मैं कुछ कहता हूँ तुम्हारा ईगो सिर चढ़कर बोलने लगता है। ऐसी झड़पें रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनती जा रही थीं। मैं कहाँ तक झुकती समझ नहीं पा रही थी। उन्हीं दिनों मुझे किसी ने बताया कि अनुराग का अपनी स्टेनो मधु से अफेयर चल रहा है। टूर पर भी वो उसे अपने साथ ही ले जाता है। तभी इतने टूर बढ़ गए हैं। शक का कीड़ा मेरे अंदर कुल बुलाने लगा। उसके हाव भाव बोल चाल में बदनीयती की बू आने लगी थी। अनुराग के घर पहुंचते ही मैं उस पर बरस पड़ी। अगर इतनी ही अच्छी लगती है तुम्हें अपनी स्टेनो, तो शादी क्यों नहीं कर लेते उससे? टूर पर जाने का बहाना क्यों करते हो? करूँगा, ज़रूर करूँगा। जब तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं तो मैं भी कुछ सोचूंगा ही। सिर्फ सोचने से ही कुछ नहीं होता मिस्टर अनुराग, स्वीकार करने का हौसला भी रखना पड़ता है। तभी अनुराग का ट्रांसफ़र कलकत्ता हो गया। पता चला मधु भी उसके साथ जा रही है। आखिर वहाँ भी तो मुझे अपना घर व्यवस्थित करना है। अनुराग के शब्द उस दिन तीर की तरह चुभ गए थे मुझे। दूरियां अपने चरम पर पहुंच चुकी थीं। ऐसा लगा जैसे वो अभी भी मुझसे कह रहा हो, तुम नहीं, कोई और सही। उसी दिन मैं छुट्टी लेकर माँ के पास आ गई। माँ ने कई बार मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरा मन तो अपनी ही जगह पर अड़ा था। मैंने माँ से साफ कह दिया मुझे अनुराग के साथ नहीं रहना है। फिर मैंने वकील से मिलकर अनुराग के पास नोटिस भिजवा दिया। माँ का मन उसी दिन से अशांत रहने लगा। वो हर दिन कभी प्यार से, कभी फटकार से और कभी मनुहार से अपना राग अलापती। लड़कियों को एडजस्ट करना ही पड़ता है। थोड़ा सा झुक जाती तो कम से कम तलाक की नौबत तो न आती। आखिर उस स्टेनो ने भी तो उसे पटा ही लिया ना। और मैं उन्हें चुप कराने की कोशिश करती रहती, लेकिन माँ को समझाने का मेरा हर प्रयास विफल हो जाता। एक के बाद एक मेहमान माँ से विदा लेकर अपने घर लौट गए। सिर्फ मैं ही थी जो घर पर माँ के साथ बैठी थी। एक दिन अचानक अनुराग का फ़ोन आया। उसने अधीर होकर कहा, रागिनी प्लीज़ फ़ोन मत काटना, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात कहनी है। मिलना चाहता हूँ, कहो कब आ जाऊँ? तुम सुन रही हो ना? मैंने फ़ोन काट दिया। ऐसा लगा जैसे किसी ने शांत सरोवर में पत्थर फेंक दिया हो। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। आखिर अनुराग चाहता क्या है?
क्यों नहीं मुझे चैन से जीने देता। मैंने तो बिना कहे सुने ही उसे पूरी तरह आज़ाद कर दिया। प्यार करता है वो तुझसे रागनी, इसीलिए माफ़ी मांग रहा है। अगर सच में उस स्टेनो से प्यार करता होता तो तेरे तलाक की अर्जी पर अपनी स्वीकृति की मोहर जरूर लगा कर भेजता। तो फिर उसे 2 महीनों के बाद मेरी याद क्यों आई? अगर सच में वो मुझसे प्यार करता था तो उसी समय क्यों नहीं रोका? मैं माँ के कंधे पर सिर रखकर सिसक उठी, क्योंकि उस समय तुम इतने आवेश में थी कि मैं तुम्हें ठीक तरह से समझा ही नहीं पाया और तुम तलाक लेने पर उतारू हो गई। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि एक बार अपने फैसले पर फिर से विचार जरूर कर लो। अपने मन को टटोल कर देखो। क्या मेरा फ़ोन सुनकर तुम विचलित नहीं हुई? क्या अभी तुम्हारे मन में मेरे लिए प्यार नहीं है? जाना पहचानी आवाज़ सुनकर मैंने मुड़कर देखा। अनुराग खड़ा था। ना जाने कब से दरवाजे पर खड़ा हम दोनों माँ बेटी के बीच चल रहे वार्तालाप को सुन रहा था। शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं कि जब मन चाहा बना लिया और तोड़ दिया। ये तो दोनों की समझदारी पर चलता है। बेटी और बड़ी शिद्दत से निभाना एक दूसरे का फर्ज होता है। यदि एक उग्र स्वभाव का हो तो दूसरे को सहिष्णु बनना ही पड़ता है, तभी वैवाहिक जीवन की बगिया हरी भरी रह सकती है। माँ का उपदेश सुनकर मेरा मन भी अब थोड़ा शांत होने लगा था। ऐसा लगा जैसे अनुराग के प्रति प्यार की एक चिंगारी अभी भी मेरे मन में शेष है। अलग रहने के रास्ते तो हर कदम पर खुले मिल जाएंगे, पर समझौते की मंजिलें कम ही मिलती हैं। और फिर मैं इधर उधर अपना बिखरा हुआ सामान बैग में रखने लगी। अनुराग कब से टैक्सी का दरवाज़ा खोलकर बाहर मेरा इंतजार कर रहे थे। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।